हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज़ है 69th बीपीएससी के लिए, जो कि बनाया गया है बीपीएससी मेकर कोचिंग के द्वारा, जो कि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन सेट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टेस्ट नंबर 3 होगा और हमारे चैनल पे जो अगर बात करेंगे तो ये टेस्ट नंबर 12 होगा। बीपीएससी मेकर का टेस्ट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे सारे अलग अलग कोचिंग का अपलोड किया गया है। तो और उसके बाद जो लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो टेस्ट के अपलोड हो जाने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के नाम से है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये जो इनिशिएटिव है ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है, जिसका जो है शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2019 में। और अगर हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें तो ये एक स्कीम है। और 2022 में जब बिहार दिवस मनाया गया था, 110वां बिहार दिवस, उस टाइम में ये थीम भी यही रखा था, जल जीवन हरियाली। लेकिन वर्ष 2023 में जब बिहार दिवस मनाया गया तो 7 निश्चय 2 के तहत जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, ये थीम निर्धारित की गई थी बिहार दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। तो ए का सही आंसर हो गया डी। और 2 है, इसमें कहा जा रहा बिहार की गया में फाल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और किस योजना को मार्च 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है गंगा जल आपूर्ति योजना को ये अवार्ड दिया गया है। इस योजना के तहत जो है जो पटना वाले क्षेत्र में जो गंगा बहती है, वहाँ से गंगा जल की जो आपूर्ति होगी गया डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा, जो पीने में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर हम फाल्गु नदी की बात करें तो इसका पुराना नाम निरंजना नदी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध को इसी नदी के तट पर जो उर्बेला गांव है, वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान हुआ था। और पहली बार उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। इस घटना को जो उपदेश दिए थे, इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। टाइम इतना कम होता है कि पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंसर ज़रूर बता देंगे। तो आप लोग को जहाँ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सुंदर राजा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो देखिए, ये आम का जो प्रोडक्ट है ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट जो दिया गया था, सबसे पहले जीआई टैग जो मिला था, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को दिया गया था जीआई टैग। और जीआई टैग वैलिड होता है 10 वर्षों के लिए। अभी तक अगर हम लोग बिहार की बात कर ले तो अभी तक 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट को बिहार में जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें अगर हाल ही में अगर बात करें तो मिथिला मखाना को यह टैग मिला है। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार लिस्ट खोज लीजिएगा कि बिहार का कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा होपी जनजातीय समूह का संबंध किस देश से है? तो ये होपी जनजाति जो है इसका संबंध अमेरिका से है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने साल 2022-23 के लिए सालाना अनुबंध का ऐलान किया है। बताएं कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है मतलब जो असत्य है उसको ढूंढना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है C और D सही नहीं है। C सही नहीं है एवं D सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि रोहित शर्मा ग्रेड A और ईशान किशन C+ नहीं, ये दोनों गलत है। बाकी अगर बात करें, विराट कोहली को ग्रेड A+ मिला है, ये भी सही है। KL राहुल को ग्रेड B मिला है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो C D इसमें गलत है। अब देखिए, अगर बात कर ले ग्रेड A+ में किसको किसको मिला है, तो ग्रेड A+ में जो है वो 7 करोड़ का राशि मिलेगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है। बाकी ग्रेड A की बात करें, इसमें 5 करोड़ मिलेगा। हार्दिक पांड्या है, और उसके बाद R अश्विन है, मोहम्मद शमी है, ऋषभ पंत है और अक्षर पटेल है। ये सब ग्रेड A में आते हैं। फिर ग्रेड B में जो है, ग्रेड B में कौन आते हैं? ग्रेड B में सबसे पहले राशि कितना है, तो 3 करोड़ का राशि है। इसमें जो है चेतेश्वर पुजारा है,
उसके बाद के एल राहुल है ग्रेड बी में, मोहम्मद सिराज है, सूर्य कुमार यादव है, शुभम गिल है, तो ये सब है। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले ग्रेड सी का, तो ग्रेड सी में 1 करोड़ सालाना मिलेगा। इसमें कौन है? शिखर धवन है। ग्रेड ए में हो गया, सॉरी ग्रेड सी में हो गया शिखर धवन, जिसको जो है 1 करोड़ सालाना दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात कर ले तो ईशान किशन है, दीपक हुड्डा है, और ये सब जो है ग्रेड सी के खिलाड़ी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप फाइनल पिस्टल प्रतियोगिता 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चूज करना है। तो ये जो है भारत शीर्ष पर रहा, ये गलत है। बाकी सब जो है सही है। भारत ने इस खेल में 7 पदक जीते, भारत दूसरे स्थान पर रहा, ये सही है। और चीन का जो स्थान रहा शीर्ष पर रहा। तो ABC सही है और D जो है ये गलत है। 7 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय को विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के तहत पहला स्थान मिला है? तो ये यूनिवर्सिटी है, इसका सही आंसर है A, MIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये MIT यूनिवर्सिटी है कहाँ पे? तो ये देखिए, ये सबसे पहले दिया किसके द्वारा जाता था? ये यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, QS द्वारा प्रत्येक वर्ष विषय के आधार पर विश्वविद्यालय के एक रैंकिंग जारी करता है। और ये जो है ये इंस्टीट्यूट जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, जो कि 1 नंबर इनको रैंक मिला है। उसके बाद अगर हम लोग भारत की बात करें तो ये है आपको यहाँ C नंबर पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है श्वेता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस। ये दंत चिकित्सा के क्षेत्र में 13वीं रैंक प्राप्त हासिल किया है विश्व में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें IIT कानपुर का, तो इसमें इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग, ये 87 स्थान पर जो स्थान पाया है। तो याद रखिएगा जो इसका सही आंसर हो गया MIT यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? अमेरिका में है। 8 नंबर, दुनिया का पहला 3D मुद्रित प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है जो हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये है ये किया गया है, किस नाम क्या है इसका? टेरान फर्स्ट। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट है। इसको 22 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो ये USA का है, फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया है? तो ये प्रारंभ किया गया भारत के द्वारा। तो सही आंसर हो गया D। नंबर 10 है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है ब्राज़ील की फॉर्मर प्रेसिडेंट रही है डिल्मा रूसेफ। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 10 का C। नंबर 11 है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफा तक तैरने वाले पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्ण प्रकाश। ठीक है, और ये जो है 5 घंटे 26 मिनट में अपना पूरा जो है 16 किलोमीटर का दूरी तय किया है। ये 1987 बैच के जो है ये IPS ऑफिसर हैं कृष्ण प्रकाश जी। क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य सरकार ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उसके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है 13 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुनः फीफा के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो ये है इसका सही आंसर, जियानी इन्फेंटिनो को जो है पुनः फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये इसका कार्यकाल जो होगा 2027 तक होगा। इसको पहली बार जो फीफा का अध्यक्ष चुना गया था 2016 में, और फिर से ये जो चुने गए हैं, तो अब इसका कार्यकाल होगा 2027 तक। फीफा का अगर हम लोग बात करें तो फीफा का स्थापना जो हुआ था 21 मई 1904 को किया गया था, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। ठीक है, 23वां फीफा 2026 में खेला जाएगा, और इसका जो मेज़बानी करने वाले देश है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। संयुक्त रूप से ये तीनों देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पिछले साल जो 22वें संस्करण हुआ था कतर में आयोजित किया गया था, और 22वें संस्करण का खिताब अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर अपने नाम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर,
इसमें कहा जा रहा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण नेशनल वैक्सीनेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता 16 मार्च को। 15 नंबर, इसमें कहा जा रहा है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा निम्न में से कहाँ हाल ही में पहली मिथनॉल संचालित बसों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके बारे में आपको बता दूं कि देखिए ये जो है 100% मेथनॉल से चलने वाली बस होगी और ये जो बनाया गया है बस अशोक लेलैंड और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं नीति आयोग एवं इंडियन ऑयल कंपनी के सहयोग से ये बनाया गया है, जो कि 100% मतलब 100% मेथनॉल से ये बस चलेगी। क्वेश्चन है 16 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को मान्यता दी है? तो देखिए ये मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन को बांटने वाली एक रेखा है, जो कि अमेरिका के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 16 मार्च 2023 को। ठीक है, इस रेखा का नाम जो मैकमोहन रखा गया क्योंकि ये जो खींचा गया था हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था, जो ये ब्रिटिश भारत में ये सचिव थे, उसी के नाम पर ये रखा गया। मैकमोहन रेखा 1914 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, और इसी के साथ अगर रेड क्लिफ लाइन की बात करें तो 1947 में खींचा गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये मान्यता देने वाले कौन बने हैं? तो ये कौन रिकॉग्नाइज किए हैं? तो ये अमेरिका के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। तो 2023 में ये दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, देख लेते उस साइड होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन है 18 नंबर, स्काई टेक्स द्वारा हाल ही में जारी हवाई अड्डों की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर कौन सा एयरपोर्ट रहा? तो ये एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू के प्रतिमा को। ठीक है, 20 है, किस राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2022 को गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार ईट राइस स्टेशन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। सही आंसर हो गया इसका बी। नंबर 22 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया? तो ये किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हाल ही में खबरों में रहा दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र टसीगंग कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और ये अगर बात करें तो समुद्र तल से लगभग 15,256 फीट की ऊंचाई पर है। यह दुनिया के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र है। ठीक है, नंबर 24 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा कर दिया है। बताएं कि राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? तो ये किया गया था 21 मई 1991 को। इस कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्टार भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपने मैत्री राजदूत के पद पर नियुक्त किया है? तो ये किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। सही आंसर है ए। 26 दिसंबर 2022 में कौन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो ये है पीटी उषा को चुनी गई है। 26 हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खबरों में है। बताएं कि यह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है गोवा में। सही आंसर हो गया 27 का डी। क्वेश्चन है 28 नंबर, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मिरेकल ऑफ फेम योगा के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है ये लिखा गया मानसी गुलाटी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है 8 से 10 जनवरी 2023 को आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में।
जैसा कि आप लोगों को पता है 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी वहीं पे हुआ और ये 17वें संस्करण का जो था ये प्रवासी भारतीय दिवस था। ठीक है, इसमें जो है कुछ अमेरिकी के देश जो है ग्योना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक, और ये इसलिए हम लोग मनाते हैं कि इसी 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1971 में ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए दिसंबर 2022 में मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 91वीं वर्षगांठ। सही आंसर हो गया 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऋषिकेश कानिटकर को। सही आंसर है 31 का बी। 32 कहा जा रहा है, अक्टूबर 2022 में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये जिला है जहानाबाद, जहाँ की 100% डिजिटल बैंकिंग यहाँ पे चालू हो चुका है। तो सही आंसर हो गया 32 का ए। 33 नंबर, और इसमें कहा जा रहा हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को 15वें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, नवंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया नाजिया परवीन को। ये मुख्य रूप से जो है ये भागलपुर की रहने वाली है। 35 नंबर, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो ये रखा गया है लेवल 5 में। इसमें अगर हम लोग बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के जो ये प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है पीजीआई जिसको कहा जाता है 2020-21 में कोई भी मतलब लेवल 1 में कोई भी हासिल नहीं कर पाया, ना कोई केंद्र शासित प्रदेश और ना ही कोई राज्य। ठीक है, लेवल 2 किया है तो लेवल 2 में 7 राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़। लेवल 3 के अंतर्गत आते हैं अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मतलब टोटल 12 आते हैं। उसका लेवल 4 की बात करें तो 6 आते हैं, इसमें 6 स्टेट असम, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा। 5 में है बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम और तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद 6, 7, 8 भी कोई नहीं हासिल कर पाया है, 8 सबसे लास्ट है। 7 नंबर पे है, मतलब सबसे ख़राब जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का, जो कि लेवल 7 पे रखा गया है। बिहार को लेवल 5 पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, नवंबर 2022 में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है मुंबई के द्वारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से? तो ये है क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये वर्तमान में मंत्री भी है, केंद्रीय मंत्री है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के वर्तमान में मंत्री है श्री गिरिराज सिंह, और ये बिहार के रहने वाले हैं। क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अरुणा साईराम को। ये कर्नाटक के संगीतकार हैं। 40 नंबर का रहा है, हाल ही में 1813 अक्टूबर 2022 तक निम्न में से कहाँ आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मानेसर, हरियाणा में। सही आंसर है इसका ए।
नंबर 41, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसंसदीय बनाई गई थी कब? तो ये बनाया गया था 1919 में। ठीक है, सही आंसर इसका हो गया सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसंसदीय बनाई गई थी। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 43 नंबर, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है? तो ये है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है और वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इससे भिन्न है, बाकी सब जो है वहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए, ये शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 सूची का लिस्ट है, जैसे एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। केंद्र सरकार केंद्र सूची में अपना नियम कानून बनाएंगे, राज्य सरकार राज्य में, और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, वो है समवर्ती सूची में उस विषय को रखा गया है। तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का एक विषय है। तो सही आंसर हो गया 44 का बी, कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है सूचना का अधिकार, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो आता है ये अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है और जो कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये जो है मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बात नहीं है। ठीक है, बाकी काम का अधिकार है। उसके बाद समान कार्य हेतु समान, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना, ये भी डीपीएसपी का भाग है। मध्य निषेध ये भी है और ये सूचना का अधिकार नहीं है। तो 45 का सही आंसर हो गया डी। 46 नंबर, दिए गए विकल्पों के आधार पर बताए कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर देखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा का सदस्य होते हैं। ठीक है, और 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो वो प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, नंबर 48 है, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, ये कथन सत्य है, बाकी जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो देखिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति जो है होता है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। राष्ट्रीय आपातकालीन लागू हो जाता नहीं, ऐसा भी कोई मतलब नहीं बनता है। आगे कह रहा सी नंबर, क्या प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है? नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं बनता है। संसद भंग हो जाती है? नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई सही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है संसद के विधि बनाकर, संसद के द्वारा विधि बनाकर ये जो क्षेत्र अधिकार है ये बढ़ाया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया 50 का सी। क्वेश्चन है 51 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो देखिए, ये जो जाना जाता है खाद्यान्न जो है आपूर्ति के लिए जाना जाता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आय एवं तथा रोजगार के लिए जाना जाता है। तीसरा, अगर हम लोग बात करें तो औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्थानीय सरकारों द्वारा नहीं, ये सी जो है गलत है, बाकी ए, बी और डी सही है। नंबर 52 कहा जा रहा है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। ठीक है, सही आंसर हो गया 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं था। तो क्या सम्मिलित नहीं था?
कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश को प्रोत्साहन करना, ये नहीं था। बाकी अगर हम लोग बात करें फसल के भंडारण में सुरक्षा प्रदान करना, ये था। भारतीय कृषकों को सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता बनाना, ये भी था। फसल पश्चात खाद में क्षति को कम करना, ये कम से कम जितना कम हो सके उतना कम करना। तो ए बी सी था, लेकिन डी नहीं था। तो 53 का सही आंसर हो गया डी। नंबर 54 है, निम्न में कौन सी मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो जो ऋणी होते हैं वो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो सही आंसर हो गया 54 का बी। है 55 नंबर, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में आवश्यक मानी जाती है जब क्या होता है, वर्ष में प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे। तो सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 56 कहा जा रहा है, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि दर का परिचायक है? तो देखिए इसमें कह रहा आर्थिक वृद्धि दर, तो पहला ऑप्शन है कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं। अगर जनसंख्या में वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि जितना इनकम होता है उसको टोटल जनसंख्या या पॉपुलेशन से भाग दिया जाता है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है, वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये आंसर दिया हुआ है सी। ठीक है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, ये दिया हुआ है आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंक की देनदारी को सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो ये है इसका सही आंसर है सावधि जमाएं। ठीक है, तो 57 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 58 नंबर, वाणिज्यिक बैंक में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। तो सही आंसर हो गया 58 का सी। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्य बैंक के द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी निर्धारित भुगतान तिथि जो है 90 दिन तक न हो तो मुख्य रूप से रकम की किस्त जो है किस्त न ही उस पर जो दे है ब्याज की जो देना होता है वो दी जाती है। तो उसे किस तरह के परिसंपत्ति में रखा गया है? तो उसे गैर निष्पादीय संपत्ति में रखा गया है। ठीक, 59 है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। तो सही आंसर है सी। है 60 नंबर, निम्न में कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ है? तो ये बैंक जो है बैंक ऑफ कराड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकेमिया कहा जाता है की रोकथाम के प्रयोग में की जाने वाली रेडियो समस्थानिक कौन से है? तो देखिए इसमें दो तरह के फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। 62 नंबर, अफीम निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अवसादकारी दवाओं के अंतर्गत इसको रखा गया। तो सही आंसर हो गया 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बताए कि कशेरुक रज्जु, देखिए कशेरुक रज्जु क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको कहा जाता है, में कितनी जोड़ी तांत्रिक निकलती है या हड्डी होता है? तो इसमें जो है 31 जोड़ी जो है तांत्रिक निकलती है। तो ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया कितना? 31। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है बी। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन बी कितना? 31, सॉरी, इसका आंसर हो गया बी 31। नंबर 64 है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो ये दिया जाता है डिप्थेरिया, कुकुर खांसी एवं टिटनस के लिए। तो सही आंसर हो गया 64 का डी। नंबर है 65, इसमें कहा जा रहा है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, इसका वहन किस में होता है? तो देखिए इसमें इसका जो वहन होता है ये स्त्रियां करती है जो कि प्रकट पुरुष में होता है। तो सही आंसर हो गया 65 का सी। क्वेश्चन है 66 नंबर, विषाणु भोजी बैक्टीरियोफेज निम्न में से क्या होते हैं? तो ये होता है
जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो 66 का सही आंसर हो गया बी। नंबर 67 है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। नंबर 68 है कि तरुण, जिसको युवा कहा जाता है, तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसकी जो आवश्यकता है वृद्ध जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ज़रूरत होता है, और तरुण जो बच्चा होता है, जो यंग आदमी होता है, उसमें थोड़ा कम ज़रूरत होता है। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्वेश्चन है 70 नंबर, विकल्पों के आधार पर बताएं कि स्टार्च क्या है? तो देखिए स्टार्च जो होता है एक पॉलीसेचरेटाइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये तो मोनोसेचराइड है, ये तो आंसर होगा नहीं। देख लेते आगे हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पॉलीसेचराइड। 71 है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अशुद्धियों के चलते जो होता है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए भूपट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 46% पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सिलिकॉन जो कि 27% के आसपास पाया जाता है। तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम, फिर आता है आयरन, ठीक है, फिर कैल्शियम, और सबसे कम जो है कार्बन 0.6% पाया जाता है। क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूपपन धातु तत्वों के लिए होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ये दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है क्या, डी, 2882, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक का कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है जो कि एक धातु है और ये तत्व है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये है अभी तक लगभग 118 तरह के, ठीक है। क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ये है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। 76 नंबर, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनने के लिए या बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है पॉलीइमाइड का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है इसका डी है। 77 नंबर, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसे क्या? तो देखिए इसका जो हम एक्सप्लेन पहले कर देते हैं, फिर आंसर हम लोग खोजेंगे। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। किसी तत्व के समस्थानिक की परमाणु संख्या समान होने के कारण यह है कि उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी, ठीक है, किंतु उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न होगी, जिसके कारण उसकी द्रव्यमान संख्या में जो अलग अलग होती है भिन्न भिन्न होगी। हर पे अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन खोजें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर, दिए गए विकल्पों में परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में। तो सही आंसर है इसका डी। 29 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है पीतल के संबंध में बताएं कि यह कौन सी धातु का संयोग होता है? तो पीतल जो है इसमें होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तो सही आंसर हो गया 79 का ए। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारी मशीनों में उपयोग के लिए सनेहक कौन सा होता है? मतलब भारी वाहनों में जो होता है सनेहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 80 का सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टीवी रिमोट में जो तरंग यूज होता है वो होता है रेडियो तरंग, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 81 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर,
खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए खगोलीय से जो प्रतिबिंब बनेगा खगोलीय दूरदर्शी से, और ये बनेगा कैसा, ये बनेगा काल्पनिक और बड़ा बनेगा। तो सही आंसर हो गया 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है ये। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के प्रतिकरण के कारण ये दिखाई देता है नीला। सही आंसर है इसका 83 का डी। नंबर है 84, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या होता है इसमें अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, जिसके चलते प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पक जाता है। तो सही आंसर हो गया 84 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को कैसे परिवर्तित किया जाता है। देखिए बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो रेडियो तरंग होता है वो किस स्फीयर से जो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। तो ये बेसिकली जो है आइनोस्फीयर से आती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया 85 का ए, आइनोस्फीयर। ठीक है, जिसका अगर ऊंचाई की हम लोग बात करें तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में ये स्थित है। ये इसमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय आवेश होता है, जिसमें क्या होता है रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। क्वेश्चन नंबर 86 कहा जा रहा है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये किया जाता है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका 86 का बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, फ्लोरोसेंस ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसमें भरी जाती है मरकरी और नियोन गैस भरी जाती है। 88 है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। क्वेश्चन है 89 नंबर, वेब कॉलर को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए वेब कॉलर के 2-3 नाम है, जैसे वेब स्पाइडर कहा जाता है, वेब रोबोट कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि है वर्ल्ड वाइड ये काम करता है। ये दस्तावेज की खोज करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 89 का डी, वेब स्पाइडर। नंबर 90 कहा जा रहा है कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है, बताए कि यह किस ऊंचाई पर घूमता है। तो देखिए इसमें ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो ये कह सकते हैं एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, जो एक अर्थ का ऑर्बिट होता है उसमें फिक्स होके वो सेम स्पीड से घूमता है, और इसका भी परिभ्रमण काल या टाइम पीरियड जो होता है 24 घंटा का ही होता है। तो सही आंसर हो गया 90 का बी। क्वेश्चन है 91 नंबर, दिए गए विकल्प के आधार पर बताए कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय में बेसिकली जो हमारे गवर्नर जनरल या इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्य 1856 से लेकर 1862 तक का था। लॉर्ड कैनिंग भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी यही थे। तो 91 का सही आंसर हो गया लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, सही विकल्प का चयन करें, ये बताए कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था जस्ट 1857 के क्रांति के पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया डी, 1855-56 ईस्वी में। नंबर 93 है, बताए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली घर में हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिनका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, जो अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा ये जो पाखंडी ब्राह्मण थे उनका जो है विरोध किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। सही आंसर हो गया बी। कब किया गया था? 1873 में। क्वेश्चन है 94 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष निम्न में से कौन था। तो देखिए प्रथम जो इंग्लिश अध्यक्ष भी कह सकते हैं इसको, तो ये जॉर्ज यूले था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1888 ईस्वी में
इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर है 94 का ए। क्वेश्चन नंबर 95 कहा जा रहा है, लाल बाल और पाल में से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ था। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष बने थे वो लाला लाजपत राय बने थे। बाकी जो है दो बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुने गए थे। इसको जो लाला लाजपत राय को शेर पंजाब भी कहा जाता है। ये 1920 में जो आयोजित किया गया था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्ष किए थे और अध्यक्षता किए थे। और लाला लाजपत राय के द्वारा एक बहुत ही फेमस किताब लिखा गया है, वो है अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, है 96 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि बताए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों को एक शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हित का रक्षा करना था। तो ठीक है, तो इसमें आगा खां तो है नहीं ऑप्शन में कहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष जो थे आगा खां ही थे। नंबर 97 कहा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो इसका बेसिकली था क्या, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। तो सही आंसर हो गया 97 का सी। नंबर 98 है, निम्नलिखित में से द ओडिसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये लिखा गया है बैरक ओबामा के द्वारा और इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था 2006 में किया गया था। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो इसका उद्देश्य था क्या, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नंबर 100 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन किया गया था 1927 में। ठीक है, दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासत में आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो सही आंसर हो गया 100 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो ये थी किस टाइम में ये एक्टिव थी। तो ये हुआ करती थी एक्टिव भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कांग्रेस के सभी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अरुणा असफ अली के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 101 का बी। तो कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था। तो ये पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 103 है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी मस्तिष्क की उपज थी। तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन का। सही आंसर है 103 का बी। नंबर 104 कहा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ये जो है ए नंबर, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, गलत है। ये एक बार चुने गए 1920 में, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। स्टेटमेंट हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही। नंबर है कि शेड्यूल्ड आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। शिक्षा को सुधार करने के लिए शेड्यूल्ड आयोग का गठन किया गया था। डी नंबर है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। तो ये भी कथन जो है सही है। क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित दिए गए घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, पहला है, एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप लोग जो है ये जो है तिलक का होम रूल लीग कब स्टार्ट हुआ था। तो 1916 में। महात्मा गांधी भारत कब आया था। तो 1915 में। ठीक है, उसके बाद है कामाघाट, ये जो एक जहाज़ का नाम है
कामागटामारू प्रसंग जो है ये जहाज़ का नाम था। ठीक है, तो ये जो 1914 में हुआ था, ये प्रसंग हुआ था, इसका एक घटना हुआ था जहाज़ वाला। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और अप्रैल 1916 में बेलगांव में तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। पहले हुआ था ये 2 नंबर, फिर हुआ था 3 नंबर, महात्मा गांधी भारत आए थे, फिर तिलक का होम रूल स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद एनी बेसेंट का स्टार्ट हुआ था सितंबर के आसपास। क्वेश्चन है 106 नंबर, बताए कि कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे। तो देखिए ये बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे, अगर ऐसे हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्रा कह सकते हैं, लेकिन अगर और हम लोग प्रिसाइज वे में देखें तो बाणभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, और ये सोन नदी के किनारे अवस्थित एक गांव है जिसका नाम है पृथ्वीकुटा। ये गांव का नाम है, उसी गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभानु था तथा माता का नाम था राजदेवी। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका, वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पृथ्वीकुटा नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। 107 नंबर, चालुक्य के शासक जो पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था। तो देखिए इसका जो है ये है 618 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, पुलकेशन टू ने हर्ष को क्या किया था, नर्मदा नदी के किनारे उनको रोक दिया था, मतलब युद्ध में परास्त कर दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो ये जो स्थित है ये सिंधु और झेलम नदी के मध्य में स्थित है तक्षशिला। क्वेश्चन है 109 नंबर, निम्नलिखित में से दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है या किस राज्य में है। तो ये है कहाँ पे, राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। तो ये और सिरोही जिला के जगह का नाम है, तो इसमें तो राजस्थान है नहीं। सही आंसर क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं है। 110 नंबर, ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकारी किस पर निर्भर हो गए थे। तो ये निर्भर हो गए थे किस पे, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मतलब मेनली कह सकते हैं भारत पर। नंबर 111 है, निम्नलिखित में से किस में विधवा पुनर्विवाह वर्जित है। तो ये जो है मनुस्मृति में, मतलब जो विधवा हो जाए उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मनुस्मृति जो है 38 खंड में यह स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि किसी व्यक्ति का अगर पत्नी मर जाए तो वो विवाह कर सकता है, लेकिन किसी और स्त्री का अगर पति मर जाए तो वो विवाह नहीं कर सकती है। तो सही आंसर हो गया 111 का ए। तो 12 नंबर, इसमें कहा जा रहा है महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो देखिए उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो था कहाँ, अहिक छत्र। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 112 का डी। है 113 नंबर, संप्रदाय जो नियति की अटलता के विश्वास करता है वो कौन था। तो 13 नंबर में क्या कहा, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वह कौन था। तो वो थे कौन, आजीवक। सही आंसर हो गया 113 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो ये किया गया था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 114 का बी। नंबर क्वेश्चन है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो ये जो किया गया था ये अलाउद्दीन हसन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो 115 का हो गया ए। है 116 नंबर, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन किसका था। तो यह कथन हुआ करता था रामानंद का। सही आंसर 116 का डी। क्वेश्चन नंबर 117 है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था। तो इसका कारण था कुशल सेना नायक। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 117 का बी। और 118 कहा जा रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो ये थे हकीम खां। 119 नंबर, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो ये थे दारा सिखों। सही आंसर है 119 का ए। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, जो ऑप्शन नहीं है तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। 121 है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बताए कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है।
तो देखिए जो 8 राज्य है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे देखिए झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके झारखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। तो बताए कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए अगर होता तो बी हो जाता झारखंड आंसर, नहीं पूछ रहा है तो आंध्र प्रदेश से भी होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, उड़ीसा से भी होकर नहीं और उत्तर प्रदेश से भी होकर नहीं। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 122 नंबर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा रेखा ये, ठीक है। तो 122 का हो गया ए। 123 कहा जा रहा है, निम्नलिखित ऊंचवच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और जो सबसे ऊंचा है उस हिसाब से इसको सजाना है, जो कि महादेव पर्वत है, मैकाल पर्वत है, छोटा नागपुर पठार है, खांसी की पहाड़ी है, ठीक है। तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसको सजाना है। तो पश्चिम से पूर्व जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका महादेव पर्वत, फिर आ जाएगा मैकाल पर्वत, फिर आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार और फिर खांसी की पहाड़ी सबसे लास्ट में मेघालय में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। 124 कहा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, जुको तबई एक जापानी पर्वतारोही एक महिला है जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह कर इतिहास रचा था। वे ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी थी। तो ये नाम याद रखिएगा, जुको तबई। तो आंसर है इसका, एक सेकेंड, इसका आंसर कौन सा हो गया, सी, जुको तबई। ये कहाँ के, जापान की रहने वाली थी और 1975 में माउंट एवरेस्ट पे ये चढ़ी थी। 125 नंबर, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो ये निर्माण हुआ है क्रीटेशियन युग में। तो सही आंसर है इसका 125 का ए। नंबर 126 है, बताए कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप जो स्थित है वो है 126, लक्षद्वीप कहाँ पे है, ये अरब सागर में स्थित है और यही अगर पोर्ट ब्लेयर या फिर अंडमान निकोबार का कहा जाता है तो बे ऑफ बंगाल में स्थित था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, पाट अंचल निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित है झारखंड में। और 128 है, दिए गए विकल्पों के आधार पर बताए कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूती है। तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कुल 8 राज्य को ये टच करता है, केंद्र शासित प्रदेश मिला के 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को ये टच करता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन, दिल्ली। उसके बाद मध्य प्रदेश 5 राज्यों को टच करता है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को। 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, बताए कि घुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ये है उमराव जनजाति की, ठीक है। और उमराव जनजाति की जो संस्था है युवा गृह जो घुमकड़िया कहलाता है, ठीक है। और ये जो है इसमें जो है इस समाज में बाल विवाह की प्रथा बिल्कुल नहीं है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। तो ये है बंगाल डेल्टा का एक विभाग है जिसको सुंदरबन डेल्टा का भाग भी कहा जाता है। 131 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि को अपढ़त भूमि कहा जाता है। तो देखिए बिना जोती हुई जंगली भूमि जो है एक भूमि का प्रकार है जिसको अपढ़त भूमि कहा जाता है। तो 131 का सही आंसर हो गया कौन सा, ए। क्वेश्चन है 132 नंबर, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो सही आंसर हो गया 132 का डी। 133 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो ये है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। तो 133 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 134 कहा जा रहा है, बताए कि महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था। तो ये किया गया था जलाल खां को। क्वेश्चन नंबर 135 है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो इनका देहांत हो गया था गोली लगने से, हाथ इनका जो हाथ काट दिया था उसके वजह से
26 अप्रैल 1958 को इनका देहांत हो गया था। ठीक है। बाबू कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध ली ग्रांडे नामक अंग्रेज से हुआ था। वो अंग्रेजी सेना को पराजित करके 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर पहुँचे और वहाँ वो बुरी तरह से घायल थे, जिसके वजह से 26 अप्रैल 1958 का उनका निधन हो गया। 136 नंबर, बिहार के प्राचीन व नवीनतम नगरों के युग में कौन सा युग सत्य है? तो देखिए, प्राचीन जैसे ये पहला है पाटलिपुत्र, अभी पटना कहा जाता है, ये गलत है बी नंबर, क्योंकि ये गिरिराज वैशाली को नहीं राजगीर को कहा जाता है। वैशाली भागलपुर ये भी गलत है। उसके बाद है उदंतपुर बिहार शरीफ को कहा जाता था। तो ए और डी इसका सही है। तो इसका सही आंसर हो गया क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। 137 नंबर, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से था? तो ये संबंध है चेदी वंश से। सही आंसर है इसका बी। क्वेश्चन है 138 नंबर, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, अंग्रेज के सेनापति थे हेक्टर मुनरो। 139 नंबर, अंग महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो अंग महाजनपद जो कि भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है, तो उसका राजधानी हुआ करता था चंपा। 140 नंबर, मगध की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया भी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला राजधानी जो हुआ करता था राजगीर हुआ करता था, जिसको गिरिराज के नाम से जानते हैं। और ये राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन है मैथ का, जिसका हम आंसर बता देते हैं। जो बनाना चाहे बना के अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा ए 25 वर्ष। 142 का सही आंसर हो जाएगा डी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 143 का सही आंसर हो जाएगा सी 30 मिनट। 144 का सही आंसर हो गया बी 13%। 145 का सही आंसर हो गया डी 180 किलोमीटर। 146 का सही आंसर हो गया ए 11:3। 147 का सही आंसर हो गया सी 8। 148 का सही आंसर हो गया डी। 149 का सही आंसर हो गया बी 10,000 रुपया। और 150 का सही आंसर हो गया ए 100। ठीक है। तो इसी के साथ आज का मेरा ये सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और लास्ट तक इस सेशन को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। तो धन्यवाद।